हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ और एक नए नोटिफिकेशन के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटीएससी स्टाफ नर्स का फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या है कि बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो फॉर्म था उसका डेट 25/4/2025 को आया था और 23/5/2025 तक भरा जाना था। लेकिन क्या है, कुछ त्रुटियां होने की वजह से क्या क्या फिर से दोबारा से डेट निकाला गया, जिसका डेट था 7/6/2025। 7/6/2025 से क्या था 13 तारीख तक का डेट दिया गया। ठीक है, जिसमें कि अभी 11 तारीख आज हो गया, तो 2 दिन का डेट अभी और बचा हुआ है जिसमें कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म का डेट क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसके इसके इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ देखेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, कितने फॉर्म गिरे हैं, ठीक है, कितने फॉर्म गिरे, कितने फॉर्म गिरने वाले हैं। ठीक है, आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि हम लोग फॉर्म तो फिलअप कर दिए, अब हम लोग जो भी मतलब कि प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करें। तो ये गाइडलाइन क्या होता है कि बहुत लोग नहीं मतलब उनको नहीं मिल पाता है, जिसलिए मैं सोची कि एक गाइडलाइन बता दिया जाना चाहिए जिससे कि वो लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, जिससे भी स्टूडेंट जो भी लोग स्टूडेंट है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले रहा कि फॉर्म का बात, तो फॉर्म हमारा 11,000 कितना था, 11,000 हमारा कितना था 389 पद पे सीट पे जो वैकेंसी आई है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए। ठीक है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग इसमें दोनों एलिजिबल हैं। तो ये सब जो भी फॉर्म भरे हैं, ठीक है, फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, अब एग्ज़ाम होगा। पहले क्या था, मेरिट बेसिस पे होती थी, पर अब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए देखेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, किस तरीके से होगा और कितना इसमें कंपटीशन रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्म, तो जी हाँ, आपका लगभग अभी 75,000 जो है वो फॉर्म फिलअप किया जा चुका है और संभावना है कि मतलब 2 दिन में और 20,000 लगभग जा सकता है। ठीक है, 20,000 और जा सकता है, मतलब मान के चलिए तो 1 लाख, आपका 1 लाख फॉर्म पूरा फिलअप किया जा सकता है। ठीक है, 1 लाख फॉर्म कुल मिला करके गिर सकता है। ठीक है, तो अब 1 लाख फॉर्म गिरेगा तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो उसको अब किस तरह, तो अब एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम देखिए आपका अगर अभी जैसे कि सब चीज़ चल रहा है नॉर्मली, तो अगर कोई अड़चन नहीं आती, जैसे अभी डोमिसाइल का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसके वजह से डोमिसाइल का को लेकर के काफ़ी लोग ये कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, अगर अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उस अगर नॉर्मली अगर ये जैसे चल रहा है वैसे चलते रहता है, तो क्या है हमारा आपका जुलाई 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के क्या हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ले सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट भी बहुत जल्द आ जाएगा बीटीएससी के द्वारा। क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम का डेट जब आपका फॉर्म फिलअप का डेट खत्म होगा तो कुछ दिन बाद एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब संभावना है कि 15 से 30 तक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, जुलाई लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम का डेट इतना तारीख तक जा सकता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत जैसे आगे पीछे डेट हो सकता है, 1 सप्ताह आगे या फिर पीछे हो सकता है, इसमें कोई थी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा। ठीक है, अब है कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको यही समझ नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हमारे बिहार में, तो इसके लिए कैसे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो देखते हैं। क्योंकि क्या है, अब हमारा नर्सिंग का पार्ट इसमें क्या है बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब नर्सिंग का पार्ट हमारा ज़्यादा रहेगा और नॉन नर्सिंग का पार्ट कम रहेगा। ठीक है, तो नर्सिंग का पार्ट ज़्यादा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नर्सिंग का पार्ट को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग क्या है पढ़े हुए हैं। ठीक है, नर्सिंग में जो भी नर्सिंग करके आए हैं तो वो क्या है सारा कुछ पढ़े हुए ही हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करना है, इसको क्या करना है पहले ख़त्म कर लेना, और इसका पोर्शन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन फर्स्ट, एमएसएन सेकेंड, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा मिडवाइफरी में तो हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, मिडवाइफरी में हर एग्ज़ाम में कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो सब में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग कोई एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसको कि आप छोड़ कर जाइएगा, प्लीज़ सारा टॉपिक पढ़ के जाइएगा जो आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी हमारा है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें भी बहुत सारे अंदर में टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, MSN हो गया, या फिर मिडवाइफरी, ये सब में क्या है, कुछ कुछ ऐसा है टॉपिक है जिससे कि मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। वो इम्पॉर्टेंट है कि रहेगा ही रहेगा उस टॉपिक से क्वेश्चन। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है कि पहले सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस देखना है, उसके बाद टॉपिक का इंपॉर्टेंस देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ना है। उसके बाद देखिए, अब टॉपिक तो पढ़ लिए, टॉपिक के एक टॉपिक जब हम कोई शुरू करें तो उसका कंसेप्ट, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके पढ़ना है। क्योंकि क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब निगेटिव मार्किंग है तो क्या है कि आपको किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन वही रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई भी टॉपिक का अगर हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर पढ़ लेते हैं तो क्या हमको, मेरा कोई भी एक क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहाँ पे, चाहे वो क्वेश्चन किसी तरीके से क्यों ना पूछे। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो क्या उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, उसमें और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारा कुछ हम लोग क्लियर करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करके पढ़ना है, ठीक है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो ये है आपका प्रिपरेशन का रहा। तो इस तरीके से अगर आप, इसके बाद हम CBT एग्ज़ाम में बैठने से पहले भी हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि आपको किस तरीके से CBT एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सारा कुछ भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप, नया वीडियो आएगा तो हमारे इस चैनल पे उसके लिए बने रहिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के नए नए वीडियो, नए नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। इससे पहले हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।